वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़र्रुख तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ के एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हम लोग पाक स्टडीज़ का जो तीसरा चैप्टर है सेकंड ईयर का, उस पर डिस्कशन करते चले जा रहे हैं। और हमारे पास अब जो टॉपिक है जिसका ज़िक्र अब हम कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें सीजन्स ऑफ पाकिस्तान, क्लाइमेटिक रीजन्स, उसके साथ साथ हमने क्लाइमेटिक जोन्स जिनको हम लोग कहते हैं, फिर उसके साथ हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, इस पर ज़िक्र किया था। अब हम लोग ज़िक्र करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का, ये याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टॉपिक बड़ा अहम है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो एक चीज़ है ना डायरेक्शंस वाली, इसमें बहुत सारा मटेरियल है जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए आपके काम आ सकता है। तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट आपने कंसिडर करते हुए इस पर जो है वो बात करने की कोशिश करनी है। मैंने फिर आपसे ये कहा है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टॉपिक काफ़ी अहम है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन जो है वो इस हवाले से ज़रूर बन जाया करता है। अब डिस्कशन हमने इसमें क्या करनी है, मैप रीडिंग का यहाँ पर जिक्र है, नक्शा नवीसी का यहाँ पर जिक्र है। आपको दुनिया से मुतालिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, किसी भी किस्म की मालूमात दरकार हैं, तो आपको उसके लिए मैप जो है उसका सहारा लेना पड़ता है। नक्शा आपकी मदद करता है। अब जब आप नक्शे पर, मैप पर इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो आपको कम से कम नक्शा पढ़ना तो आना चाहिए ना, मैप रीडिंग आनी चाहिए। अब ये चूँकि प्योरली एक ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए सिर्फ ये जोग्राफर्स जो हैं वो पढ़ते होंगे, आम आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर आपको मैप रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है और आप उसको इस्तेमाल करते हैं। मैप रीडिंग में हम लोग किन चीज़ों का जिक्र करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मैप की डेफिनेशन का जिक्र करेंगे, तारीफ़ बयान करेंगे कि नक्शा होता क्या है, स्केल या पैमाना क्या होता है, इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। सिंबल्स, इलामात क्या होती हैं, नक्शे में इसका क्या काम है। डायरेक्शंस, सिमतें, बचपन से अब तक हम में से ज़्यादातर लोगों को डायरेक्शंस या सिमत मालूम करना ही नहीं आता है। स्टडी ऑफ मैप, नक्शा नवीसी का तरीका, अगर आपने नक्शा पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स, ख़त्ते तूलबल्द क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स, ख़त्ते अर्ज़बल्द जो है ये क्या है। इक्वेटर, ख़त्ते इस्तवा के बारे में जानोगे आप लोग। प्राइम मेरिडियन, निस्फुल निहार के बारे में हम लोग जानेंगे। मेजरिंग द डिस्टेंस, फासला कैसे नापा जा सकता है नक्शे की मदद से। काइंड्स ऑफ मैप, नक्शा की अक़साम कितनी है, इस पर भी हम लोग जिक्र जो है वो करते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्शंस जो हैं वो बना रखी हैं। अब डायरेक्शन के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग जब कोई मैप पढ़ रहे होते हैं तो मैप पे या तो इसी किस्म का एक क्रॉस लगा होगा या मैप पर एक एरो लगा हुआ होगा, और उस एरो पर जो है वो नॉर्थ या खाली एन लिखा होगा, शुमाल लिखा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि नक्शे की ये वाली साइड जो है ये आपने ऊपर की तरफ रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं दिलचस्प जो मालूमात है, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये जो मैप है ना, ग्रीक्स जब ये मैप बनाया करते थे, यूनानी जब ये मैप बनाया करते थे, तो ये मैप उलट बना करता था। साउथ साइड, जनूबी इलाका जो है वो ऊपर की तरफ होता था। लेकिन जब मुस्लिम जो है वो कार्टोग्राफर्स आए, उन्होंने नक्शे बनाना शुरू किए, तो फिर उन्होंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया। नॉर्थ जो है शुमाल को ऊपर रखा, जनूब को नीचे की तरफ कर दिया, और उसकी उन्होंने लॉजिक दी, एक रीज़न थी, एक वजह थी। उन्होंने कहा जी जितनी भी फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ हैं, यानी जितने भी ऐसे बॉडीज़ हैं जिनमें पानी बहता है कुदरती तौर पर, जिनमें दरिया हैं, नदियां हैं, चश्मे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं।
शुमाल से जनूब की तरफ बहते हैं, तो हम ये जानते हैं कि पानी हमेशा उस तरफ बहता है जिस तरफ ढलान होती है, जो नीचे की तरफ इलाका होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी जब सारे शुमाल से जनूब की तरफ सारा पानी बहता है तो फिर आप भी नक्शा इसी तरह से बनाएं कि ऊंचाई ऊपर की तरफ हो और जो नीचाई है वो नीचे की तरफ आपको नज़र आनी चाहिए। अब पहली चीज़ इसमें आपको ये याद रखनी है कि नॉर्थ या शुमाल क्या है। पहले तो हम लोग डेफिनेशन जो है वो तारीफ़ बयान कर लेते हैं नक्शा की। अब ये जो नक्शा है इसको आप अगर सिंपल अल्फाज में बयान करना चाहें तो ज़मीन या उसके किसी भी हिस्से को कागज़ पर उतारने का नाम नक्शा है। ज़मीन या उसके किसी भी हिस्से को कागज़ पर उतारने का नाम नक्शा है। ठीक हो गया। नक्शा हमने बताया है कि क्या होता है। वो कहते हैं जी अर्थ और अ पार्ट ऑफ अर्थ व्हेन ट्रांसफर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड द मैप। नक्शे का पता चल गया। असल में तो ग्लोब जो है वो प्योर रेप्लिका है ज़मीन का, लेकिन जो ग्लोब है वो चूँकि छोटा होता है, बड़े स्केल पर बना होता है, तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना इम्पॉसिबल होता है, मुमकिन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि फिर नक्शा की मदद से अपनी मतलूबा मालूमात जो है वो आसानी के साथ और डिटेल के साथ जो है वो कागज़ पर उतार लेते हैं और लोगों को इलाके के बारे में जानना पड़ जाता है। स्केल या पैमाना। अच्छा, पैमाना इसकी तारीफ़ अगर आपने लिखनी हो तो ये एक निस्बत है ज़मीन पर फासले और नक्शे पर फासले के दरमियान। ठीक है जी। पैमाना एक निस्बत है ज़मीन पर फासले और नक्शे पर फासले के दरमियान, यानी इट्स अ रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अर्थ एंड द डिस्टेंस ऑन मैप। अब इसको आप लिखते कैसे हैं? 1:10, यानी 1 इंच 10 किलोमीटर्स को ज़ाहिर करता है, या आप लिख सकते हैं 1 इंच 10 माइल्स को, 10 किलोमीटर 10 माइल्स को, सॉरी 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर्स को ज़ाहिर करता है। तो अब लाहौर से रावलपिंडी का जो आलमोस्ट डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर के करीब है। तो आपका क्या ख्याल है कि जिस बंदे ने लाहौर से फासला नापना है रावलपिंडी तक का, तो उसे उतना ही लंबा जो है वो स्केल भी चाहिए होगा। ऐसे ही है ना फिर। तो हम लोग क्या करते हैं कि नक्शे की मदद से जान लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर वो 300 किलोमीटर है और नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, और इसी तरह से 30 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू 300 किलोमीटर्स। हमें आसानी से वो नापने में आसानी हो जाती है। सिंबल्स, अलामात, ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं मैप में कि आप इन सिंबल्स के बगैर मैप पढ़ ही नहीं सकते। अब मैं ये चाहता हूँ कि लाहौर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका एक मैप बनाऊँ। अब बात कर लेते हैं आपके जो नज़दीक तरीन हॉस्पिटल बनता है सरकारी, वो सर्विसेज हॉस्पिटल बनता है। अब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल को बनाना चाहता हूँ, मैप पे दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं सर्विसेज हॉस्पिटल का मिनिएचर यानी उसी अस्पताल को बहुत छोटा करके भी मैप पर ज़ाहिर करूँगा तो उसके पीछे मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इवन यहाँ तक होगा कि पीछे जो शादमान मार्केट है वो भी सारी की सारी उसी में आ जाएगी। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं उस पर दिखाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल का रेप्लिका, उसका मिनिएचर वहाँ पे बनाता हूँ तो ऐसी सूरत में तो मेरी बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके नीचे रह जाएगी। अब मुझे कोई ऐसा रास्ता तलाश करना है जिसके ज़रिए मैं हॉस्पिटल भी वहाँ पे दिखा दूँ और मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। मेरी वो इन्फॉर्मेशन उसके नीचे छुपनी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करता हूँ। अब वो सिंबल हॉस्पिटल के लिए
रेड कलर का सिंपल एक क्रॉस इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। जिस इलाके में आपने हॉस्पिटल शो करना हो ना, उस जगह पर आप एक क्रॉस जो है वो रेड कलर का शो कर देते हैं, या क्रेसेंट, रेड कलर का क्रेसेंट, इसको हलाल कहते हैं। ये मैं शो कर देता हूं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि यहां पर जनाब जो है वो हॉस्पिटल होगा। रिवर, दरिया, अगर मैं रावी जो है उसको एज इट इज़ ही दिखाना चाहूँगा तो मेरे सारे नक्शे पर तो दरिया ही आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि ब्लू कलर की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ जहाँ से वो रिवर गुजरता है वहाँ पर मैं ब्लू कलर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये रिवर है। इंडिया के साथ मैंने अपना बॉर्डर शो करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको इस तरह से लाइंस के ज़रिए जो है वो शो कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये सिंबल्स हैं। अब इन सिंबल्स का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग फीचर्स को एज इट इज़ दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी रह जाएगी। स्टडी ऑफ मैप, नक्शा नवीसी का तरीका, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर आप नक्शे पर कोई मुल्क ढूंढना चाहते हैं, कोई शहर ढूंढना चाहते हैं, कोई इलाका ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इन दो वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ख़ते तूलबल्द, ख़ते अर्ज़बल्द। इसके बगैर आप नहीं ढूंढ सकते। आप अपने मोबाइल्स में जीपीएस इस्तेमाल करते हो, गाड़ियों में जीपीएस इस्तेमाल करते हो, तो आपको पता है कि जीपीएस भी इन्हीं दोनों वैल्यूज़ की वजह से आपकी लोकेशन जो है वो ट्रेस कर पाता है। और अगर जीपीएस में से ये दोनों वैल्यूज़ निकाल दें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो आपको किसी सूरत लोकेशन ट्रेस करके नहीं दे सकता। इसके बगैर आप लोकेशन ट्रेस कर ही नहीं सकते। अब होता क्या है कि पहले तो हमें लॉन्गिट्यूड का पता होना चाहिए कि कितना है, तो हम क्या करेंगे कि वो उस लॉन्गिट्यूड को मैप पर देखेंगे कि ये कहाँ पर है। फिर उसके बाद हमें उस एरिया के लैटिट्यूड का या खतूत अर्ज़बल्द का भी पता होना चाहिए। अब इससे ठीक हो गया, दोनों हमने वैल्यूज़ जान ली। अब जिस जगह पर ये दोनों ही लाइंस, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, खतूत अर्ज़बल्द और तूलबल्द, एक दूसरे को कता करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट जो है वो आपकी लोकेशन होगी। ठीक हो गया। इसके लिए इन दोनों की वैल्यू का होना, ये याद रखिएगा, ज़रूरी है। और जिस जगह पर ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कता करेंगी, काटेंगी, या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या एक दूसरे से मिलेंगी, वो इलाका जो है वो एग्जैक्ट आपकी पोजीशन होगी। ठीक हो गया। इसलिए हमें इन वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। तो मैप हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। अब मैप में जो सिंबल्स हैं वो कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए ना एक की होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैप के, आप अगर उस मैप के सामने खड़े हैं तो मैप के राइट साइड पे लोअर कॉर्नर में, दाएं हाथ पे नीचे वाले कोने में आपको की मिलेगी। इसमें क्या होगा कि एक साइड में सिंबल और नाम लिखा होगा, दूसरी तरफ से जो है वो आपको सिंबल, हॉस्पिटल, क्रॉस, क्रेसेंट, मॉस्क, इसका आपको यहाँ जो है वो स्टार भी मिल जाता है, ये भी है। मॉस्क जो है इसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या मॉस्क के लिए हम लोग जो है वो ग्रीन जो है वो शेड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो इससे आप लोग मैप जो है वो आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। देन लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, खतूत तूलबल्द क्या है, लाइंस विच इंटरसेक्ट्स द इक्वेटर एंड कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। ऐसे खतूत जो ख़ते इस्तवा को काटते हुए कुतुब शुमाली को कुतुब जनूबी से मिलाते हैं, वो खतूत तूलबल्द कहलाते हैं। डेफिनेशन मैंने बता दी है। लैटिट्यूड्स, खतूत अर्ज़बल्द।
ऐसा ख़त जो ज़मीन को दो मसावी हिस्सों में, शुमाली निसफ़ कुर्रा और जनूबी निसफ़ कुर्रा में तकसीम करता है, ख़त इस्तवा कहलाता है। द लाइन which divides the earth into two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere, known as equator। ठीक हो गया, ये डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं। इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक हो गया। इसके बाद यहां पर इक्वेटर का जिक्र है, वो भी मैंने आपको बता दिया। लैटिट्यूड का आपको बता दिया। निस्फुल निहार या प्राइम मेरिडियन, ये क्या होता है? प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड, लंदन जो है उसके करीब एक कस्बा है ग्रीनिच, लिखा विच जाता है लेकिन डब्ल्यू साइलेंट है, इसको ग्रीनिच कहा जाता है। आप जब अपना टाइम जोन सेट करने लगते हैं ना अपने मोबाइल पे, तो उस पे +5 आवर्स GMT लिखा होता है। इसका मतलब है ग्रीनिच मीन टाइम, यानी ग्रीनिच से 5 घंटे पहले हमारे यहाँ पर सूरज जो है वो तुलू होता है, सनराइज होता है 5 घंटे पहले। अब ग्रीनिच जो है वहाँ पर है, उसमें उसके पास से जो गुज़रने वाला लॉन्गिट्यूड है या ख़त्ते तूलबल्द है, इसको हम लोग निस्फुल निहार या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके ईस्ट में टाइम जोन जो है वो प्लस होते चले जाएंगे, इसके वेस्ट में टाइम जोन जो है वो नेगेटिव होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। ईस्ट में सूरज इससे पहले निकलता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर सुबह पहले होती है, तो इसलिए टाइम भी वहाँ पर इससे पहले है, प्लस में है। इसके बाद चूँकि सूरज इसके वेस्ट में जो है इसके बाद तुलू होता है, बाद में निकलता है, तो वहाँ पर टाइम जोन माइनस होता चला जाता है। ठीक हो गया। निस्फुल निहार, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनिच और खतूते तूलबत, लॉन्गिट्यूड, इनका जिक्र हमने यहाँ पर जो है वो कर दिया है। अब मेजरिंग द डिस्टेंस, फासला नापने का तरीका कैसे नाप सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर दिया है कि मैं चाहता हूं कि लाहौर से रावलपिंडी तक का फासला मालूम कर लूं। मेरे पास कोई गैजेट नहीं है, मैप है जिसके थ्रू मैं ये नापना चाहता हूं। अब मैप पे एक स्केल है, अब वो स्केल ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। अब अगर आपको पैमाने की स्केल की डेफिनेशन याद है जो मैंने अभी इसी लेक्चर के शुरू में बताई है, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। रावलपिंडी, लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान जो फासला नक्शे पर है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर बनता है। ठीक हो गया ना। मैप पर फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी जो फासला मुझे मिल रहा है वो 3 सेंटीमीटर मिल रहा है। अब वो कहते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, तो इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 किलोमीटर्स। अब मैंने नक्शे पर आसानी के साथ जो है वो फासला नाप लिया है कि वहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि 300 किलोमीटर जो है फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी जो वो डिस्टेंस है, मैंने आसानी से नाप लिया। अच्छा, इसमें फिर काइंड्स ऑफ मैप, नक्शा की अकसाम पर अगर हम लोग जिक्र करें तो बच्चों ये जो नक्शा है इसकी बहुत सारी अकसाम है और आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन इस पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो चंद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मैप्स हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैप इस्तेमाल होता है उसे हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं, सियासी नक्शा भी आप इसे कह सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल मैप होता है इसमें आप लोग दुनिया के जो डिफरेंट ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी बाउंड्रीज़, सरहदें दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन या जो फसलों की तकसीम है उसके लिए मैप बनते हैं। फ़िज़िकल फ़ीचर्स, तबई खदोखाल, पहाड़, मैदान, वादियाँ, आपने जिसमें सहरा वगैरह दिखाने हों वो मैप्स जो हैं वो बनते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, सनतें कहाँ कहाँ पर हैं ये आप दिखा सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की जो आप है वो कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, ये आप इन नक्शों में जो है वो ज़ाहिर कर सकते हो। ये डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं इनकी बनती।
अच्छा, हम लोगों ने मैप रीडिंग, नक्शा नवीसी का जिक्र किया, तो इस चैप्टर का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुआशी अदम तवाज़ुन की वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ पर जो मुआशी मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। हम लोग इकनॉमिकली जो हैं वो इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, अदम तवाज़ुन को जो है वो फेस कर रहे हैं। अब ये जो अदम तवाज़ुन है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है कि क्यों हम लोगों को इतनी ज़्यादा ये जो इंस्टेबिलिटी है, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा जो इसमें डेफिसिट है, क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी के कॉजेज़ पर, वजूहात पर हम लोग जो हैं वो ज़िक्र करेंगे। अब मुआशी अदम तवाज़ुन बेसिकली होता है क्या, अगर आप इसको आम अल्फाज में बयान करें तो आपके बजट का जो बेसिक खसारा होता है, यानी आपकी इनकम, आपकी कमाई आपके अखराजात से कम है। ठीक हो गया, आपकी इनकम आपके एक्सपेंस से कम है, तो वो एक जो है वो इंस्टेबिलिटी या अदम तवाज़ुन कहलाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग डेफिसिट ऑफ बजट या बजट के खसारे की बात करेंगे। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान में जो आबादी है, जो पाकिस्तान में इनकम है, कमाई है, वो पाकिस्तान के अखराजात से कहीं ज़्यादा है, तो इस वजह से भी हमें अदम तवाज़ुन का सामना है। अब ये बजट डेफिसिट होता क्या है, हर साल हुकूमत जून में एक बजट जो है वो पेश करती है और उस बजट में आप लोगों को ये बताया जाता है कि इस साल हम लोग कितने पैसे जो हैं वो कमाएंगे और कितने पैसे हम लोग जो हैं वो इस पाकिस्तान में खर्च करेंगे। अगर तो आप जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसे आपके अखराजात जो साल में आने हैं उससे कम हैं, तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो बजट का खसारा होगा। अब इसको अगर हम लोग देख लेते हैं कि ₹1,00,000 किसी इंसान की सैलरी है, लेकिन उसके जो एक्सपेंस हैं वो 1,20,000 हैं। ठीक हो गया ना, वो बंदा कमा रहा है ₹1,00,000 लेकिन वो खर्च कर रहा है हर महीने ₹1,20,000। तो ये जो ₹20,000 है ये इसके बजट का खसारा है और इस खसारे की वजह से हम लोग जो है वो पीछे, अब वो डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा, अब वो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि तरक्की करने के लिए उसके अखराजात उसकी आमदनी से कम होने चाहिए, उसके पास सेविंग्स होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर ₹1,00,000 कमाया जा रहा है तो हमारे अखराजात ₹1,20,000 हैं, हमें उन अखराजात को पूरा करने के लिए जो वो ₹20,000 कर्जा लेना पड़ता है, हम लोग लोन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मामला ख़राब है। इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड, तिजारत का आदम तवाज़ुन, यहाँ पर ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड है जिसे हम लोग इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कहते हैं, दरामदात और बरामदात कहते हैं। पाकिस्तान जो है इसकी इंपोर्ट्स इसकी एक्सपोर्ट्स से कहीं ज़्यादा हैं, यानी हम बाहर के ममालिक से कहीं ज़्यादा पैसों की चीज़ें पाकिस्तान में मंगवाते हैं और कम पैसों की चीज़ें बाहर जो हैं वो भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें फेस करनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, सनती तरक्की का ना होना। अब पाकिस्तान एक एग्रो इकॉनमी पर बेस करने वाला मुल्क है, ज़रई हमारी इकॉनमी है, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्री आजकल जो है उसके बगैर आपकी ग्रोथ मुमकिन नहीं है। तो हम लोगों की जो इंडस्ट्रियल जोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, गैर तरक्की याफ्ता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। दुनिया में अब जदीद मशीनें जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं, लेटेस्ट मशीनरी मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। हमारे यहाँ पर आज भी मैनुअली जो है वो सारे काम किए जाते हैं, तो जिससे प्रोडक्शन की क्वालिटी और जो प्रोडक्शन की रेशो है वो काफ़ी कम हो जाती है। डिफेंस एक्सपेंस, दिफाई अखराजात, पाकिस्तान और इंडिया ये चूँकि जब से मार्ज़ वजूद में आए हैं, दोनों अलग हुए हैं, सेपरेशन हुई, पार्टीशन की सूरत में, ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन और दोनों ही
अपनी कमाई का, अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डिफेंस पे खर्च कर देते हैं। दोनों ममालिक 70 to 80% डिफेंस पर खर्च कर देते हैं। अब जब सारे का सारा पैसा आपने हथियार खरीदने पर, फ़ौज को पालने पर लगा दिया, को डेवलपमेंट के लिए, तो आपके पास बचा ही कुछ नहीं, तो फिर आप तरक्की कैसे कर सकते हैं। बर्डन ऑफ डेप्थ, कर्ज़ों का बोझ, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हम लोग फ्रॉम द लास्ट 72 ईयर्स, 72 साल से कर्ज़े लेते चले जा रहे हैं, उतारने का किसी को याद नहीं है। होता ये है कि आप साल में जितना कमाते हैं उसका 70 to 80% तो वैसे ही फ़ौज ले गई, जो 30% बचा है उसका भी मेजर हिस्सा जो है वो आप लोग कर्ज़ों का जो सूद है वो अदा करने में गुजार देते हैं। आपके पास डेवलपमेंट के लिए बचता ही कुछ नहीं है, तो तरक्की क्या ही होनी है। इंडो पाक वॉर्स, इंडिया और पाकिस्तान जंगें, 3 बड़ी जंगें हम लोग लड़ चुके हैं, 48, 65 एंड 71। अब इन तीनों जंगों में हमने करोड़ों नहीं अरबों के लिहाज से पैसा खर्च कर रखा है। उसकी वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान है, और बॉर्डर पे हमेशा ही एक टेंशन सी क्रिएट रहती है, एक दबाव सा बना रहता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर अपने मामलात रखने पड़ते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम। अच्छा, जब आप किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई डेवलपमेंट का एग्रीमेंट करते हैं ना, तो उसमें ये याद रखिएगा कि वो मुल्क ये सोचकर आपके मुल्क में डेवलपमेंट नहीं करता कि जिस गवर्नमेंट के साथ मैं ये एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ वो गवर्नमेंट पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी, और जब नई गवर्नमेंट आएगी तो पता नहीं वो किन शराइत पे हमारे साथ दोबारा से एग्रीमेंट करेगी, इस एग्रीमेंट को मानेगी या नहीं मानेगी। तो लोग आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से ही डरते हैं। यहाँ पर तो आने वाली हुकूमत को ये पता नहीं होता कि मैंने कल यहाँ पे होना या नहीं होना, तो ऐसी सूरत में आप तरक्की कैसे कर सकते हैं। आपको कम अज़ कम उस हुकूमत को उसके 5 साल पूरे करने देने चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि वो काम नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप किसी और को लेके आ सकते हैं। आपके पास 5 साल के बाद इलेक्शन का रास्ता तो है ना। लेकिन जब ये सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, हुकूमतें बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, तो बाहर वाले लोग जो हैं वो आपके साथ काम करना पसंद नहीं करते। स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी के ज़खायर की कमी। अब पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ पर वाटर स्टोरेज के बहुत कम कैपेसिटी मौजूद है, जबकि हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है। हम लोग डेली, ये याद रखिएगा मैं रोज़ाना की बात कर रहा हूँ, लाखों गैलन पानी जो है वो समंदर में फेंक देते हैं। और समंदर में बेटा पानी फेंकने का मतलब ये है कि वो ज़ाया हो गया, ना आप उससे फसलें उगा सकते हैं, ना आप उसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इतना नमकियात वाला पानी होता है कि कपड़े भी साफ़ नहीं धुलते उससे, वो ज़ाया है, वो आपने डेली ज़ाया कर दिया। तो आप क्या उसके रास्ते में चंद बंद बना के उसको चला नहीं सकते। टेनेसी सिटी, टेनेसी एक रिवर है अमेरिका में, आपको पता है कि उस पर दर्जनों के हिसाब से डैम्स बनाए गए हैं अमेरिका में। अब टेनेसी, आप में से मोस्टली लोगों को इस रिवर का, इस दरिया का पता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया, स्टोरेज कैपेसिटी भी बनाई, वहाँ से नहरें भी निकाली, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। आप ये कोई भी काम नहीं करते हैं। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। पाकिस्तान अगर 2 करोड़ लोगों को पालने की सलाहियत रखता है तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आप 20 करोड़ हैं, तो डेफिनेट है ना बेटा, जहाँ पर कमाने वाले लोग कम, खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर आप कौन सी तरक्की की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, बिजली का बहरान। पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, तो जब बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री ने क्या चलना है और क्या ही हमारे काम होने हैं। इवन आप देख लें कि आपकी जितनी भी ज़रूरी ज़मीनें हैं उसमें से मोस्टली जो ज़मीनें हैं वो इरीगेट की जाती हैं बाय द ट्यूबवेल्स, उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में नहरें या दरिया नहीं हैं। तो वो ट्यूबवेल्स किससे चलेंगे, आपके पास वो है ही नहीं। कश्मीर इशू, मसला है कश्मीर, ये
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतना बड़ा मसला है कि इसकी वजह से हम 3 तो बड़ी जंगें लड़ चुके। उसके अलावा हमें सिर्फ इस एक मसले की वजह से 70 से 80% अपना बजट वहाँ पर खर्च करना पड़ता है। बहुत बड़ी फ़ौज हम दोनों मुल्क पालते हैं। इसी तरह से हमले उनके लिए वेपन्स जो हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं ताकि हमारा जो बैलेंस है इसमें डिफेंस में वो बेहतर हो सके। तो अगर ये मसला हल हो जाता है तो हमारे काफ़ी सारे मसाइल बेहतर हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, अफ़गानिस्तान की ज़्यादातर ज़रूरियात पाकिस्तान ही पूरी करता है, ख़ुराक या ग़िज़ा के हवाले से, फूड से रिलेटेड, और लीगली नहीं जाता ये सारा कुछ। इसमें से 90% से अबव जो है वो स्मगल होके फूड आइटम्स वहाँ पर जाती हैं। तो अगर तो जाए लीगल, वो पाकिस्तान को उस पर टैक्सेस आएंगे, हमें उसका फ़ायदा होगा। अब वहाँ पर एक तो इंस्टेबिलिटी, 20 साल से वो लोग जंग लड़ रहे हैं, और वैसे तो जब से मेरा ख्याल है कि दुनिया बनी है और वहाँ पर लोग आबाद हैं, अफ़गानिस्तान तभी से खाना जंगी का शिकार है। वहाँ पे वॉर सिचुएशन ही हमेशा से रही है। लेकिन हमें पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है कि जब से हम लोग हैं तब से हमें इस मुल्क को संभालना पड़ता है, पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानियों को भी पालना पड़ रहा है। ये भी हमारे लिए एक जो है वो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह है। स्मगलिंग जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होती है वो इसी एरिया से की जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ख़जाने को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी ये टॉपिक भी हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया। आपका तीसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चौथे चैप्टर के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।